नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 जून 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, इस दैनिक क्विज में विभिन्न समाचार पत्रों जैसे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी से खबरों को लिया गया है और इन खबरों के आधार पर ही इन प्रश्नों को बनाया गया है। पांचवा प्रश्न इसमें विगत वर्षों से होगा और अंतिम में हम बात करेंगे फैक्ट ऑफ द डे की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं? पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को अक्सर पनबिजली परियोजनाओं के संयोजन में विकसित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो पम्प्ड स्टोरेज परियोजना है, पनबिजली एक प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा भंडारण है और यह अलग अलग ऊंचाई पर दो जलाशयों का एक विन्यास है, जिसमें एक टरबाइन से गुजारते हुए पानी को एक से दूसरे तक ले जाने के लिए बिजली उत्पन्न की जाती है और सिस्टम को बिजली की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पानी की ऊपरी जलाशय में वापस पंप करता है। तो पंप स्टोरेज पनबिजली उच्च मांग की अवधि के लिए बिजली को बचाए रखने के लिए रुक कर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोतों और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से अतिरिक्त बिजली उपयोग करने की अनुमति देती है। तो दोस्तों, पहला कथन एकदम सत्य है, यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। वे कम मांग के समय में अधिशेष ऊर्जा का उपयोग करते हैं ताकि सर्वाधिक मांग के दौरान मांग को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर इसमें सी होगा, यानी सभी तीनों कथन। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है कि स्पीडिंग अप हाइड्रो पावर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी फास्ट ट्रैक अप्रूवल मैकेनिज्म फॉर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर रिजर्वायर और ये लोअर रिजर्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अलग अलग ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर देख रहे हैं, दो जलाशयों का एक विन्यास है, जिसमें एक टरबाइन से गुजारते हुए पानी को एक से दूसरे में यानी डिस्चार्ज तक ले जाने में बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो दिया गया है रेपो रेट, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक कर्ज देते हैं। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखा जाने वाला जमा का न्यूनतम प्रतिशत है। दोस्तों, यह क्या है? पूरी तरह से शब्दावलियों से संबंधित यह प्रश्न है। तो आप लोग इसमें जानते होंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? वाणिज्यिक बैंक कर्ज देते हैं। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। इवन ये कह सकते हैं कि पहला वाला दूसरे में, दूसरा वाला पहले में होता, तो ये दोनों कथन सत्य होते। और दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है, और यह वह दर है जहां भारत में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अतिरिक्त धन को पार करते हैं और आमतौर पर थोड़े समय के लिए। तो ऐसे में यह पहला और दूसरा कथन तो असत्य हो जाता है। तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, इसको हम एसएलआर कहते हैं, यानी यह अनुपात जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसमें एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि केवल एक युग्म सही है, वो भी तीसरा। तो अतः उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि आरबीआई हिट्स पॉज सेकेंड टाइम इन ए रो, रेपो रेट रिमेन 6.5, यानी 6.5 ही रेपो रेट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 2024 के प्रथम मास में इसे घटाने की बात की जा रही है। तो ये देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। स्मारक और जिस शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरी किला दिया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, यह सीरी किला भारत के नई दिल्ली नगर में स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण मध्यकालीन दिल्ली के दूसरे नगर में सन 1303 ईस्वी में, यानी कब? 1303 ईस्वी में हुआ था। यह दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे में पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा दिया गया है जंतर मंतर। तो यह दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में
करवाया था। तो ऐसे में ये दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है दोस्तों। अब यह देख सकते हैं कि जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों इसमें जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में 13वीं शताब्दी में यह सूर्य मंदिर बनाया गया था। तो मंदिर का श्रेय पूर्व गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। तो नरसिंह देव प्रथम, यानी यह तीसरा कथन भी सत्य है। दोस्तों 1984 में इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। अब आती है बात कुतुब मीनार की। दोस्तों दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसका आरंभ करवाया था, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया था। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण किया और इस तरह से 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी। तो मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। तो ऐसे में देखा जाए तो इल्तुतमिश वाला भी यह सही है। हालांकि इसकी स्टार्टिंग कुतुब मीनार की किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसमें 3 मंजिल तक का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वीं जो मंजिल थी उसका निर्माण और अंतिम मंजिल का निर्माण किया था। तो ऐसे में यह चारों कथन सही, अतः उत्तर इसका डी होगा। और दोस्तों इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASI कहते हैं, स्टम्बल्स अपॉन 13th सेंचुरी टॉम लाइक स्ट्रक्चर इन सीरी फोर्ट। तो यह देखेंगे जरूर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? IMD को 13 देशों के लिए एक क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में नामित किया गया है। दूसरा कथन, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण 2004 में शुरू हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि कौन से सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों कथन सत्य है, अतः उत्तर सी होगा। तो दोस्तों भारत समेत 13 देश क्रमानुसार चक्रवात का नामकरण करते हैं। दोस्तों अगर हम बता दें आपको कि अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत 1953 में ही एक संधि के द्वारा शुरू हुई। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 से शुरू की थी और इन 8 मुल्कों में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। लेकिन वर्ष 2019 के बाद से ईरान, कतर, सऊदी अरब और UAE तथा यमन को भी सूची में शामिल किया गया। इस तरह से अब 13 देशों की संख्या हो गई है। यानी आगामी 25 वर्षों तक के लिए देशों से नाम लेकर इसकी एक सूची तैयार की गई है। इन्हीं नामों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखे जाते हैं और नई सूची में देशों ने जो नाम दिए हैं उसमें भारत की ओर से दिए गए नामों में गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अबुल जलाधि और वेग नाम शामिल है। बांग्लादेश ने अर्नब और कतर ने शाहीन व बहार नाम रखा है। पाकिस्तान के लुलू तथा म्यांमार ने पिंकू नाम भी दिया है। तो इस तरह से 25 वर्षों के लिए बनी इस सूची को बनाते समय यह माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 चक्रवात आएंगे। इसके आधार पर सूची में नामों की संख्या तय की जाती है। दोस्तों तो इसमें इससे संबंधित जो खबर आई हुई है, यह अभी आप देख सकते हैं कि अरब सागर में बिपारजॉय नामक चक्रवात जो है गंभीर चक्रवात के रूप में तब्दील हो गया है। तो दोस्तों यह नाम जो किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। तो यह चक्रवात कहाँ है? यहाँ पर इसका केंद्र है। दोस्तों ये चक्रवात होते क्या हैं? तो चक्रवात क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक, इसके चारों तरफ केंद्र की ओर से जाने वाली समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, यानी इधर की ओर है यहाँ पर। तो इस तरह से देख सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर मैंने बताया वायुदाब बढ़ने लगता है। तो चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं और इनका जो है आकार देखा जाए तो अंडाकार या अंग्रेजी के
यू के समान होता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और खास बात यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम बारंबारता पूर्वी चीन सागर में मिलती है, उसके बाद कैरेबियन, हिंद महासागर और फिलीपींस उस क्रम में आते हैं, तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर पहला कथन देखा जाए तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, एकदम सही है यह कथन। दूसरा है जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो तीनों यह उत्तर सही हैं बायोचार के तहत, चूँकि जैव चारकोल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव भार को गर्म करने से उत्पन्न एक चारकोल जैसा पदार्थ है। तो ऊर्ध्वाधर कृषि में जैव चारकोल के उपयोग से उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि पहला कथन एकदम सही है। दूसरा है जैव चारकोल में फलियों की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सूक्ष्म जीवों के जीवन को सहायता करने वाले जैव चारकोल भी मृदा नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम कर सकता है और मृदा में नाइट्रोजन का उपयोग दक्षता और नाइट्रोजन प्रतिरक्षण को भी बढ़ाता है। तो ऐसे में दूसरा कथन भी एकदम सही हो जाता है। और दोस्तों बता दें कि जैव चारकोल की अगर हम बात करें तो इसकी जो छिद्र युक्त प्रकृति के कारण जैव चारकोल मृदा के जल के प्रतिधारण में सुधार कर सकता है, जिससे पौधों को अधिक समय तक जल उपलब्ध रहेगा। तो ऐसे में यह तीसरा कथन भी सही हो जाता है, अतः उत्तर इसका क्या होगा? ई होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे। हम लोग बात करेंगे अग्नि प्राइम की। तो दोस्तों इसको अग्नि प्राइम या अग्नि पी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के तहत 7 जून 2023 को शाम 7:40 पर, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के एपीजे कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम हो गया एपीजे कलाम द्वीप, से लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 4 से अग्नि प्राइम नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और जो कि अग्नि पी के नाम से यानी अग्नि प्राइम के नाम से जाना जाता है। तो यदि मिसाइल अग्नि सीरीज की आधुनिक घातक सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों इस मिसाइल को चलाने का फैसला भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड लेती है और अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही नहीं नई जनरेशन की मिसाइल। दोस्तों 11,000 किलोमीटर वजन की यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को टारगेट करने की क्षमता रखती हो। इस तरह से 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वारहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी विशेषता है, इस मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। यह उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक पदार्थ या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो अग्नि प्राइम 2 स्टेज की मिसाइल है और इस पर करीब 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। यह 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। तीसरा स्टेज है यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, यानी तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसे BEML टेट्रा ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है और इन मिसाइलों का परीक्षण कर अपार सफलता पाने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक रात के वक्त अग्नि सीरीज की सभी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने में लगे हैं। इस तरह से फिर देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में और कई बैलिस्टिक सीरीज और क्रूज सीरीज मिसाइलों का परीक्षण रात के वक्त किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट्स कुछ दिए हैं, इन्हें देखिएगा। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या प्रमुख अंतर है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विरासत
के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।